हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ये जो पेपर हुआ है अभी जो कल हुआ है 21 मार्च को, हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे बायोलॉजी का। ठीक है, ओके। आइए और सॉल्विंग देखते हैं इसकी। आप क्वेश्चन पेपर ले लीजिए और एनसीईआरटी सामने रख लीजिए। और इसमें नंबरिंग जो है वो 91 से शुरू है इसकी। ठीक है, तो हम एक एक क्वेश्चन देख रहे हैं और इसमें हम आपको सॉल्विंग करा दे रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न आपको रहता है तो वो इंटरेक्टिव क्लास में जब आप आएंगे और हम क्लास लेंगे तो उसमें आप पूछ सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो टेस्ट 21 तारीख को हुआ है, इसका टॉपिक था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। उम्मीद है कि आपने ये पेपर बहुत अच्छा किया होगा, क्योंकि पेपर टोटल एनसीईआरटी बेस्ड था और ये सेल्फ मेड क्वेश्चंस थे। मतलब कि इस प्रकार के कोई क्वेश्चन और हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली यही हो ये संभव नहीं है। तो ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकते मार्केट वाले, ठीक है, क्योंकि ये बाहर से कहीं से लिया हुआ नहीं, सेल्फ मेड क्वेश्चन पेपर है ये। तो और हम आपको ये भी कहेंगे कि ये जो हमारे टेस्ट सीरीज में 22 पेपर होने वाले हैं, इन सब के क्वेश्चंस अगर आप रख लेते हैं अपने पास, तो मैं पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आपका नीट का सारा क्वेश्चन इसी में से मिल जाएगा आपको, कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए और बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 सबसे पहले अगर आप देखें तो पूछ रहा है कि अमंग एनिमल्स द लोवेस्ट ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन, उसके बाद डॉट डॉट करके है। तो आपको मालूम है कि लोवेस्ट ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, मीन्स प्रोटोजोवन एनिमल में होता है, अमीबा में जैसे। एंड इज, फिर उसके बाद कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। तो आपको मालूम है कि प्रिमिटिव ग्रेड का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है सबसे पहला, वो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का होता है एंड इट इज़ फाउंड इन प्रोटोजोवन एनिमल्स, राइट। तो इसमें हम बात करेंगे, इसमें पहला ऑप्शन सही होगा प्रोटोजोआ, और इसमें जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ द प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, इन ए टिश्यू देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन। आप अपनी एनसीईआरटी पर जाइए और एनसीईआरटी में पेज नंबर 100 पर अगर आप देखें, पेज नंबर 100 पर, एनसीईआरटी हाथ में ले लेता हूं मैं। एनसीईआरटी में पेज नंबर 100 पर आप जाएंगे तो इसमें जो है, ये जो सेकंड पैराग्राफ है, यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज। These tissues are organized in specific proportion and pattern to form the organ like stomach, lung, heart and kidney. When two or more organs perform a common function by their physical and chemical interaction. अगर ऑर्गेन्स फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन करते हैं तो ऑर्गेन सिस्टम बनता है, और अगर एक टिश्यू में सेल्स फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन करते हैं तो टिश्यू बनता है, राइट। और अगर एक सेल के अंदर इंटरेक्शन देखें तो वो आपस में बायोमोलिक्यूल्स का होता है और सेल ऑर्गेनेल का होता है, ठीक है। तो किसी भी टिश्यू में अगर हम बात करें तो सेल, जो उनके कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल होते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन होगा द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल, मीन्स ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज ये क्वेश्चन नंबर 93 पर अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 93 में अगर आप देखें तो कह रहे हैं कि द कवरिंग टिश्यू इन द बॉडी ऑफ एनिमल इज, जी हाँ, एपिथेलियल टिश्यू। पेज नंबर 101 पर अगर आप देखें तो वी कॉमनली रिफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियल। This tissue have the free surface which face either a body fluid or outside the environment and thus provide a covering or a limiting for some part of the body. तो शरीर के कुछ अंगों को ये कवर करने का काम करते हैं। पेज नंबर 101 पर तीसरी लाइन आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की, ठीक। इसके अलावा ये भी देखना है कि जो एपिथेलिया होते हैं ये ऐसे टिश्यू होते हैं जिनका कि एक्सपोजर हवा के साथ और पानी के साथ, दोनों के साथ होता है, हवा और लिक्विड के साथ। जैसे आपके लंग्स में गैस का एक्सचेंज, जैसे आपकी स्किन का सरफेस एपिथेलियम का है तो वो हवा के संपर्क में है, ये है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 93 है इसका ऑप्शन ए होगा, एपिथेलियल टिश्यू। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 94, विच वन इज कंसीडर्ड एज द फॉल्स टिश्यू एज इट डज नॉट शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टिश्यू। यस, आपको पता है, मैंने बताया है कि जो टिश्यूज होते हैं इनमें ये कहा गया है कि ये सेल्स के ग्रुप्स होते हैं, ऐसी सेल्स के ग्रुप्स जो कि ओरिजिन में, स्ट्रक्चर में और फंक्शन में सिमिलर हो। जब हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड में जो सेल्स होती हैं ना तो इनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है ना इनका फंक्शन, केवल ओरिजिन सिमिलर होती है, फिर भी इनको हम टिश्यू कहते हैं। तो इसलिए ब्लड को फॉल्स टिश्यू हम कहेंगे, क्योंकि इनकी जो सेल्स होती हैं दीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ डिवीजन। ऑन द अदर हैंड दीज सेल्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे बात करें अगर आरबीसी का शेप कुछ दूसरा है, डब्ल्यूबीसी का शेप दूसरा है, इसी तरीके से प्लेटलेट्स अलग हैं और इनके काम भी अलग अलग है। डब्ल्यूबीसीज आपको मालूम है डिफेंस में रोल प्ले करते हैं, आरबीसीज आपको मालूम है कि इनमें ब्लड पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सीजन कैरी करने का काम, CO2 कैरी करने का काम करते हैं।
और प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड कोआगुलेशन और ब्लड कैपिलरी एंडोथेलियम की रिपेयरिंग। तो आपको पता है कि बॉडी टिश्यूज़ में, यहाँ पर ध्यान दें कि बॉडी टिश्यूज़ में अगर ब्लड की बात करें तो इसके सारे तीनों फंक्शन जो टिश्यू के हैं वो इसमें पाए नहीं जाते हैं, इसलिए इसको हम फॉल्स टिश्यू कहेंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन सी सही होगा, ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ दीज। एपिथेलिया डू नॉट हैव द ब्लड कैपिलरी। बिल्कुल सही है कि इनमें ब्लड कैपिलरी नहीं होती, इसी कारण से ये अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू पर निर्भर करते हैं। साफ साफ लिखा है पेज नंबर 100 पर 101 पर कि जो दूसरी लाइन में आप देखेंगे कि ये ग्रो करते हैं दूसरे के सरफेस पर। कॉमनली रिफर टू एपिथेलियल टिश्यूज एज एपिथेलियम। दीज टिश्यूज हैव द फ्री सरफेस विच फेस आइदर बॉडी फ्लूइड एंड आउटसाइड द बॉडी। और ये दूसरे के सरफेस पर ग्रो करते हैं, ठीक, इसलिए नाम पड़ा है एपिथेलिया। एपी मीन्स होता है अपान, थेलिया मीन्स होता है ग्रोथ, क्योंकि इनमें ब्लड सप्लाई होती नहीं है, ये डिपेंडेंट होते हैं अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यूज पर, राइट। तो इसलिए जो है पहला ऑप्शन इसमें ये दे रहा है कि एपिथेलिया डू नॉट हैव द ब्लड कैपिलरीज, बिल्कुल सही है। द कनेक्टिव टिश्यूज आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ये भी सही है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया आर इन्वॉल्व्ड इन फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन, ये भी सही। सारे स्टेटमेंट सही हैं, इसमें से गलत कोई नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 पे आएंगे। लिगामेंट इज येलो फाइब्रस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। बिल्कुल, जहाँ पर आपको कनेक्टिव टिश्यू दिखाया गया है, आप अपनी एनसीईआरटी में आइए और ये है पेज नंबर 103 में ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, दिस वन। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस डायग्राम को अगर आप देखें तो डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर दोनों दिखाया गया है। तो डेंस रेगुलर में कोलेजन फाइबर्स को दिखाया गया, फाइबर्स जो होते हैं, और डेंस रेगुलर टिश्यूज़ का एग्जाम्पल जो है ये अगर बात करें तो अगर कोलेजन इसमें ज़्यादा है तो टेंडन होते हैं, और अगर इसमें इलास्टिन ज़्यादा है तो लिगामेंट होते हैं। अगर आप देखें पेज नंबर 103 पर तो नीचे की 6-7 लाइन छोड़कर ऊपर लिखा गया है टेंडन which attach the skeletal muscle to the bone and ligaments which attach one bone to another are example of this kind of tissue। कौन से? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं, राइट। ये पेज नंबर 103 पर दिया गया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे तो लिगामेंट जो है ये पहला ऑप्शन इसमें सही होगा, येलो फाइब्रस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। येलो फाइबर इसलिए क्योंकि ये इलास्टिन प्रोटीन होता है और इलास्टिन प्रोटीन में लचीलापन होता है, इसलिए यहाँ पर ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 में आएंगे। कह रहे हैं कि फाइंड रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग दीज। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया आर इन्वॉल्व्ड इन फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन, बिल्कुल सही है, यही एक सिंगल फंक्शन इनका है, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। फिर इसके बाद बात करेंगे, ऑप्शन बी में दे रहा है कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया आर इन्वॉल्व्ड इन सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन एक्टिविटीज़, ये बिल्कुल सही है। कह रहे हैं कि द कनेक्टिव टिश्यू हैव वेरी लिमिटेड रोल इन सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। जी हाँ, अगर कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे पेज नंबर 102 पर। कह रहे हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यूज बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज। फिर करें कि दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज टू स्पेशलाइज्ड टाइप विच इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ये सब होते हैं कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड। दीज सेल्स सेक्रीट फाइबर्स एंड स्ट्रक्चर कार्टिलेज। फिर कह रहे हैं कि कोलेजन और इलास्टिन के होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इनमें होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 97 में पढ़ रहे थे हम। तो कह रहे हैं कि द कनेक्टिव टिश्यूज हैव देयर लिमिटेड रोल इन सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल सही है कि कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम होता है सपोर्ट करना, एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन इनका काम नहीं होता। हालांकि ये बात कंपाउंड एपिथेलियम के लिए भी सही है, तो लेकिन कनेक्टिव टिश्यू का तो बिल्कुल रोल नहीं होता सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। फिर इसके बाद बात कर रहे हैं कि द सरफेस एपिथेलियम ऑफ डिओडिनम इज ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये रॉन्ग है। इसलिए रॉन्ग है क्योंकि क्यूबॉइडल न होकर कॉलमनर यहाँ पर होता है, बाकी सब सही है। ब्रश बॉर्डर होता है परंतु इसमें क्यूबॉइडल लिख दिया गया है, इसलिए रॉन्ग जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 98 में देखें, द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज मेड अप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। ये बेटा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, आपकी एनसीईआरटी में स्पेशली लिखा नहीं गया है, लेकिन जब आप ब्रीथिंग वाले चैप्टर में चलेंगे, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हम थोड़ी देर के लिए आपको ले चल रहे हैं उस चैप्टर में। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज पे आइए, ये चैप्टर खोल लीजिए, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देखेंगे, कह रहे हैं कि द नेजल चैम्बर, पेज नंबर 269 पे, 269 पे आप देखेंगे अगर, तो कह रहे हैं कि नेसोफेरिंग्स, चौथी लाइन में देखेंगे, नेसोफेरिंग्स ओपन्स थ्रू द ग्लॉटिस ऑफ द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। लैरिंग्स इज कार्टिलेजिनस बॉक्स
यहाँ से पढ़ते हुए हम आएंगे और ये आप देख रहे हैं कि पूरा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, अब यहाँ पर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड तो नहीं लिखा गया है, लेकिन ये निश्चित रूप से जो इसका फंक्शन है उसके हिसाब से यहाँ पर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसलिए हमने इसमें स्यूडो स्ट्रेटिफाइड डाल दिया। यद्यपि टर्म इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए पेपर पर फिर आइए। अब बात करें अगर, तो ये कह रहे हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज मेडअप ऑफ, तो एक कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड नहीं होता है, देखने में कंपाउंड लगता है परंतु ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड होता है। तीसरे ऑप्शन में स्यूडो स्ट्रेटिफाइड लिखा है परंतु क्यूबॉइडल लिख दिया है, जबकि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर होता है, और कॉलमनर यहाँ पर और किसी ऑप्शन में है नहीं। डी ऑप्शन में सिंपल कॉलमनर लिखा हुआ है, जबकि ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड होता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसमें स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को सही मानेंगे। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 में आइए। कह रहे हैं कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज आर द लूज कनेक्टिव टिश्यूज फाउंड बिलो द स्किन। बिल्कुल सही है, हमारी स्किन के नीचे ये पाए जाते हैं। इन द सब म्यूकोसा ऑफ गट एंड ट्रैकिया, ये भी बात बिल्कुल सही है, आपकी बॉडी में सब म्यूकोसा केवल ट्रैकिया में होता है और एलिमेंट्री कैनाल की जो सब म्यूकोसा होती है उसमें होता है। कह रहे हैं कि फॉर्म द कवरिंग ऑफ सम बॉडी ऑर्गेन, ये सारी बातें सही हैं, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। अगर आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, पेज नंबर 100 पे चलें एक बार फिर से, तो पेज नंबर 100 के आगे चलेंगे। 103 पर ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम पेज नंबर 103 पर दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं और डेंस कनेक्टिव टिश्यू दिए गए हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू में तीसरी लाइन, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू बोल्ड में है, इसमें आप देखेंगे तीसरी लाइन में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू लिखा गया है, प्रेजेंट बेनीथ द स्किन लिखा गया है, यानी कि ये स्किन के नीचे होते हैं। ऑफन इट सर्व्स एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम एंड कंटेन्स द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, और ये कवर करने का काम करते हैं। राइट, तो इस प्रकार से जो है कवरिंग, हर चीज़ इसमें नहीं लिखी, लेकिन 2-3 टर्म्स हैं, लेकिन जो भी और फंक्शन इनके थे हमने मेंशन करा दिया है यहाँ पर। तो अब आप देखेंगे ये था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज और द लूज कनेक्टिव टिश्यूज फाउंड बिलो द स्किन इन द सब म्यूकोसा ऑफ गट ट्रैकिया, ये भी सही है। फॉर्म द कवरिंग ऑफ सम बॉडी ऑर्गेन, ये भी सही है, इसीलिए इनको ऑल ऑफ दीज माना गया है। ठीक, क्योंकि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं कुछ ऑर्गेन्स की कवर बनाने का काम करते हैं, पैकेजिंग टिश्यू भी होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 100 में आइए। द वॉल ऑफ फायरिंग्स इज लाइंड बाय, कह रहे सिंपल स्क्वेमस गलत है, सिंपल क्यूबॉइडल गलत है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। फायरिंग्स की जो लाइनिंग है वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, जो कि इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, किसमें? ओसोफेगस में, क्योंकि ओसोफेगस में कोई भी ना तो डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होता है, ना कि किसी भी डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसलिए यहाँ पर प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से केराटिनाइज्ड नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है। राइट, जो कि ऑप्शन में था नहीं, तो इसलिए नन ऑफ दीज इसमें हो जाएगा। कह रहे हैं कि द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज हैज ऑल द टिश्यूज फंक्शन एक्सेप्ट, सॉलिड है, कार्टिलेज की बात कर रहा है। द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज हैज ऑल द फंक्शंस। अब आपको कार्टिलेज के बारे में आपको मालूम है कि आप आइए पेज नंबर, यहाँ पे चलेंगे पेज नंबर 104 पर, जहाँ कार्टिलेज लिखा गया है। कार्टिलेज में ऊपर देखेंगे आप, कार्टिलेज बोल्ड में है, इज सॉलिड एंड प्लाइबल लिखा है। इंटरसेलुलर मटेरियल मींस मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लाइबल। यहाँ पर इंटरसेलुलर मटेरियल लिखा है। व्हाट डू मीन बाय इंटरसेलुलर मटेरियल? इट इज नोन एज मैट्रिक्स। तो कह रहे हैं कि इन इंटरसेलुलर मटेरियल कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लाइबल एंड रेजिस्ट द कंप्रेशन। इसको दबाया नहीं जा सकता, ये दबता नहीं, नॉन कंप्रेसिबल होता है। अब आइए क्वेश्चन पे अपने। कह रहा है कि द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज हैज ऑल दीज फंक्शंस। कह रहा है कि सॉलिड है, नॉन कंप्रेसिबल है, प्लाइबल है। तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा नहीं, एक्सेप्ट पूछा कौन नहीं, सभी सही हैं कौन नहीं, तो सारे सही हैं, नन ऑफ दीज हो जाएगा ऑप्शन में। फिर कह रहे हैं 102 में देखेंगे, द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी 120 डेज हैं, देन आफ्टर दीज आर डिस्ट्रॉयड। आपको मालूम है कि मैक्रोफेजेज होती हैं, और स्प्लीन में जो मैक्रोफेजेज होती हैं इनको हम रेटिकुलर सेल्स कहते हैं, और लीवर में जो होती हैं उनको कुफर सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में देखेंगे, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एंड सॉल्ट इन ब्लड। अब आपको मालूम है कि ब्लड में मोस्ट अबंडेंट जो प्रोटीन होता है उसके प्लाज्मा में वो कौन होता है? एल्ब्यूमिन होता है। राइट, ठीक है, चूंकि ऑप्शन में हीमोग्लोबिन है नहीं तो ब्लड प्लाज्मा की बात कर रहा है, तो ब्लड प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा 4% होता है, बाकी 3% में बाकी और 3 प्रोटीन होते हैं, और मोस्ट अबंडेंट साल्ट NaCl होता है, इसलिए ऑप्शन में आपके आएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 104, द मोस्ट अबंडेंट सेल इन द ब्लड, ये आरबीसीज होती हैं, 4.5 से 5.5 लाख पर mm³ होती हैं, आपको पता है।
डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2 कॉजेज द रिलीज ऑफ आरबीसीज इन द ब्लड इन इमेच्योर स्टेज, इसी को एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। आपको पता है बीमारी का नाम एरिथ्रोब्लास्टोसिस। जब RH फैक्टर इनकम्पेटिबिलिटी होती है तो आपके बोन मैरो से एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज पर आरबीसीज ब्लड में डिस्चार्ज हो जाती हैं। एरिथ्रोब्लास्ट की साइज बड़ी होती है, मेम्ब्रेन फ्रेजाइल होती है, बहुत आसानी से ये टूटने लगती हैं और इनका हीमोग्लोबिन नष्ट होकर बाइल पिगमेंट में कन्वर्ट होता है। इसलिए ऐसा माना गया है कि ये जो है इनकी फ्रेजाइलिटी यहाँ पर होती है, इसलिए क्योंकि ये एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज में निकलती हैं, जबकि जो मेच्योर आरबीसीज होती हैं वो ब्लड स्ट्रीम में रेटिकुलोसाइट स्टेज में निकलती हैं। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 106, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स। जी हाँ, ये अगर कहीं पर ब्लड कैपिलरीज में कोई इंजरी हो, घाव हो, तो ब्लड प्लेटलेट्स उसको क्या करते हैं, उसको रिपेयर करने का काम करते हैं। दूसरा, क्लॉटिंग में भाग लेते हैं, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन में हो जाएगा। फिर कह रहे हैं RH इनकम्पेटिबिलिटी रिजल्ट्स इन द डिसीज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस होती है। देखिए एनीमिया और जांडिस भी होता है, लेकिन ऑल ऑफ दीज नहीं लगा है, नन ऑफ दीज लिखा है। तो ऐसी केस में हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस पर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि एनीमिया किसी अन्य कारण से भी हो सकता है, लेकिन एरिथ्रोब्लास्टोसिस का कारण एक ही है, RH इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक, इसीलिए इस पर एरिथ्रोपोएसिस पर हम जाना पसंद करेंगे। फिर आगे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 108 पर, कह रहे हैं कि द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ, ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होते हैं, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं और मिक्स्ड टाइप ऑफ एपिथेलियम होते हैं। दरअसल में एक सीधी लाइन लिखी गई है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, हालांकि कुछ पार्ट में अन्य भी होता है, परंतु ऑप्शन में यही जाएगा इसका। फिर इसके बाद बात करेंगे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, क्वेश्चन नंबर 109। तो वाल ऑफ बोमेन कैप्सूल, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है, जहाँ भी फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन होगा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाएगा। तो वाल ऑफ बोमेन कैप्सूल में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाएगा, वाल ऑफ लंग एल्वियोलाई में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होगा, और एंडोथेलियम जो ब्लड कैपिलरी की लाइनिंग है ये भी सिंपल स्क्वेमस होता है, केवल अगर नहीं होता तो वो सब म्यूकोसा यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू होता है, राइट, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है सब म्यूकोसा में। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 110, स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, बेटा ये टेंडन होता है क्योंकि इसमें कोलेजन की बहुतायत होती है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू के रूप में आप जानिए, भले ही ये टर्म एनसीईआरटी में लिखा ना हो, लेकिन कोलेजन फाइबर्स ज़्यादा होने की वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर माना जाता है। ठीक, फिर इसके बाद बात करेंगे कि फाइंड द इनकरेक्ट मैच ऑफ द एनिमल एंड द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अर्थवर्म में अब ये ब्रीथिंग से है, उस पर आपको लिखा गया है, आप देखेंगे एनसीईआरटी में कि किस एनिमल में कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो अर्थवर्म चूंकि फाइलम एनिलिडा का है, इसकी स्किन गीली होती है और ब्लड कैपिलरी इसमें सप्लाई होती है, थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, इसलिए इसमें से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो सकता है, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन अर्थवर्म में बनता है। फिर बात करेंगे क्रैब्स में ये बुक गिल्स होते हैं, एनिमल डाइवर्सिटी का ये क्वेश्चन है, हालांकि जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन में इनके बारे में पूछा जा सकता है। फिर बात करेंगे स्कॉर्पियन में बुक लंग होता है, वेल नोन क्वेश्चन है। स्टारफिश में बेटा डर्मल ब्रैंकिल या पैपुली होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लेकिन इसमें क्लोका लिखा गया है, ये गलत है, तो इसलिए यही ऑप्शन होगा जो गलत है, डी ऑप्शन सही है। रेस्पिरेटरी जोन इंक्लूड्स, आपको मालूम है कि रेस्पिरेटरी जोन जो होता है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से स्टार्ट करके और एल्वियोलर डक्ट तक, एल्वियोलाई तक होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल एंड लंग एल्वियोलाई। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 113, द ट्रैकिया ऑफ कॉकरोच एंड मैन डिफर इन हिस्टोलॉजी बट रिजेंबल इन सेंस दैट, हिस्टोलॉजिकली दोनों डिफर करते हैं, अलग अलग अंतर होता है लेकिन सिमिलरिटी भी होती है, दोनों नॉन कोलैप्सिबल होते हैं, रिंग्स होने की वजह से ये चिपकते नहीं हैं, नॉन कोलैप्सिबल होते हैं। ठीक, सी शेप केवल मैमल में होता है, कॉकरोच में नहीं होता, इसलिए इसको नहीं मानेंगे, तो इसलिए पहला ऑप्शन इसमें सही है कि बोथ हैव नॉन कोलैप्सिबल ट्रैकियल वॉल। क्वेश्चन नंबर 114 में देखेंगे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कनेक्ट, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हमेशा रिब्स के अपर रिब के अपर सरफेस को लोअर रिब के लोअर सरफेस को कनेक्ट करते हैं, और जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सीना अपलिफ्ट होता है और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज में आएंगे, एनसीईआरटी में आप देखेंगे, हम आपको दिखा दे रहे हैं, आइए ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज चैप्टर रेस्पिरेशन वाले में आइए। यहाँ से देखेंगे पेज नंबर 270 पर आप देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में साफ साफ लिखा गया है
कि इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड एक्सपायरेशन बाय विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट. द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग इज कैरिड आउट बाय creating the pressure gradient between the lungs and the atmosphere. Inspiration can occur if the pressure within the lung intrapulmonary pressure is less than the atmospheric pressure. There is negative pressure in the lung with respect to the atmospheric pressure. Similarly, expiration takes place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. The diaphragm and the specialized set of muscles, external and internal intercostals between rib, help in generation of such gradient. Inspiration is initiated by the contraction of the diaphragm, which increase the volume of the thoracic chamber in the anterior-posterior axis. The contraction of external intercostal muscles lift up the ribs. देखेंगे सबसे आखिरी लाइन पेज नंबर 270 पे साफ साफ लिखा गया है यहाँ पर कि इनका अटैचमेंट इस प्रकार होता है कि अपर सरफेस ऑफ अपर रिब और लोअर सरफेस ऑफ लोअर रिब, इसको ये कनेक्ट करके और उसको सीने को अपलिफ्ट करते हैं. तो इस प्रकार से डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पर आपके सीने की तरफ का हिस्सा क्या है, वेंट्रल है, पीठ की तरफ का हिस्सा क्या है, डॉर्सल है. तो जब सीना आपका ऊंचाई में जाता है तो ये डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पर वॉल्यूम इसका बढ़ता है और एंटीरो पोस्टीरियर ये होता है. आपकी जो कॉलर बोन है एंटीरियर है, पीछे की तरफ पोस्टीरियर है. तो डायफ्राम जब फ्लैट होता है तो कुल मिलाकर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए. जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स के अंदर अर्थात इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घटेगा, जिससे निगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा. बाहरी हवा का दबाव ज़्यादा है, लंग्स के अंदर कम है, तो बाहरी हवा अंदर आकर के इसको हमारे फेफड़े को फिल कर देती है. समझ में आ गई बात? हालांकि इससे ज़्यादा हमने एक्सप्लेन अपने लेक्चर में भी किया है. ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आइए एक बार फिर देखें. तो यहाँ पर पेपर में ये कह रहा है, कौन से क्वेश्चन पे थे? जी हाँ, ये था कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कनेक्ट अपर सरफेस ऑफ अपर रिब विद लोअर सरफेस ऑफ लोअर रिब. कनेक्शन ये बता रहे हैं. फिर आगे कह रहे हैं कि द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉज अप लिफ्टिंग ऑफ द चेस्ट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी. यही ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल ठीक. अभी हमने आपको बताया. पेज नंबर 270 पर आखिरी लाइन आप पढ़िए, साफ साफ लिखा गया है. आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116. फॉर द एक्सटर्नल एयर टू फिल द लंग्स द इंट्रा प्लूरल प्रेशर. बिल्कुल क्वेश्चन देखेंगे पेज नंबर 270 पर लास्ट पैराग्राफ में नीचे की 2-3 लाइनों में ये लिखा गया है. ठीक है, इस पर देखेंगे 2-3 लाइन में जो प्रेशर ग्रेडियंट है ब्रैकेट पर लिखा गया. इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को आप देखेंगे इन इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. साफ साफ लिखा गया है. तो यहाँ से हमने उठाया है इसको, इस क्वेश्चन को. चलेंगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 117 पर. देखेंगे द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आर इंस्पायर्ड फोर्सफुली. जी हाँ, जब भी हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन करते हैं, तो जब भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं तो आपके लंग्स में केवल रेजिडुअल वॉल्यूम बचता है, बाकी सब निकल जाते हैं. निकलने वालों में टाइडल वॉल्यूम होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों से मिलकर. जबकि रेजिडुअल वॉल्यूम कभी भी निकाला नहीं जा सकता, ये आपके फेफड़े के अंदर हमेशा रहता है. ठीक है, तो इसको हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 118 में देखेंगे विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ द लॉन्ग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. जो हमारे फेफड़े की जो हमारा वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसकी बात कर रहे हैं. दरअसल में इसको आप ऐसे जानिए कि जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, इसकी बनावट ऐसी होती है कि ये डस्ट फ्री रखता है एयर को, क्योंकि ये म्यूकस से भीगा रहता है. तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रैकियल वाल में चिपक जाते हैं. फिर आगे बड़े जर्म फ्री करने की कोशिश करता है. हालांकि पूरी तरह जर्म फ्री नहीं कर पाता है. इसके अलावा जो हवा बाहर से अंदर आ रही है उसका टेम्परेचर कम होता है, तो बॉडी के टेम्परेचर पर लाने का काम उसको ह्यूमिड और वार्म कर देती है. तो ये सारे फंक्शन इसके हैं. ठीक, इससे क्या होगा कि आपके लंग्स के अंदर जर्म्स नहीं जा पाएंगे, डस्ट नहीं जाएगी, ये सारा काम है. ठीक है, तो विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ लॉन्ग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. तो कह रहे हैं इट ह्यूमिफाइज द एयर, बिल्कुल सही है. इट कीप्स द एयर अप टू द बॉडी टेम्परेचर, ये भी सही है. इट मेक्स द एयर डस्ट फ्री, ये भी सही है. इट मेक्स द एयर कंप्लीटली जर्म फ्री, ये कहना गलत है, क्योंकि लंग्स के अंदर जर्म्स जा सकते हैं. फिर आगे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 119 में कि द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज ए ट्राइलेमुलर स्ट्रक्चर एंड इज मेड अप ऑफ. तो आपको मालूम है कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन वो है जो लंग एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी एंडोथेलियम के साथ मिलकर बनती है. बीच में कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, तो इसलिए इसको हम ट्राइलेमुलर स्ट्रक्चर बोलेंगे. आप पेज नंबर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज में आप आइए. जी हाँ, ये पेज नंबर 273 पर नीचे ये लंग एल्वियोलाई का डायग्राम बनाया गया है. आप नीचे देखेंगे ये जो डायग्राम जहाँ हमारी उंगली पहुँच रही है, ये जो डायग्राम है आप देखेंगे पेज नंबर 273 पर सबसे नीचे. तो यहाँ पर ये ट्राइलेमुलर स्ट्रक्चर है और साफ साफ लिख रहे हैं, जहाँ फिगर 17.4 ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स, नेमली द थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, द एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट सब्सटेंस.
तो इस तरीके से केवल एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों के बीच कॉमन होती है। और लंग एल्वियोलाई की सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है और ब्लड कैपिलरी एंडोथेलियम होता है। आप समझ गए होंगे, पेज नंबर 273 से क्वेश्चन उठाया मैंने। चलिए फिर इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 में देखेंगे 100 ml ऑफ ब्लड डिलीवर्स हाउ मच ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यूज। आपको पता है, वेल नोन फैक्ट है कि 5 ml ब्लड जो है 5 ml ऑक्सीजन आपकी बॉडी टिश्यूज को ये सप्लाई करता है। ये बात लिखी गई है, आप देखेंगे ये है पेज नंबर 274 पे, जहां पर ये डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम आप देखिए, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है और इसमें जो है इसी कर्व के जस्ट राइट साइड में आप सबसे नीचे दिखे एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। ये केवल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस की बात कर रहा है। जब आप एक्सेस एक्सरसाइज करते हैं, व्हेन यू आर डूइंग एक्सरसाइज लाइक दिस, जंप कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो इस समय क्या चाहिए आपको एक्सेस एनर्जी चाहिए। और एक्सेस एनर्जी जो आपको प्राप्त होती है उस दौरान आपको ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़रूरी है कि बढ़ाना पड़ता है। तो लगभग 3 गुना सप्लाई बढ़ जाती है, यानी कि 100 ml जो आपका ब्लड है जो 5 ml ऑक्सीजन दे रहा है, नाउ इट सप्लाइज 15 ml ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेज 3 टाइम्स, तो ये 15 ml आपके बॉडी टिश्यूज को देने लगता है, राइट। चलेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 में, द सेल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द वॉल ऑफ लंग एल्वियोली आर नोन एज, ये न्यूमोसाइट्स होती हैं, साफ साफ लिखा गया आपकी एनसीईआरटी में। इसके बाद बात करेंगे 122 पर, द पेराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होते हैं। जी हाँ, लंग के चारों तरफ की एक कवर होती है। फिर बात करें न्यूमोसाइट सेक्रीट लेसिथिन का सेक्रीशन करते हैं जो एक प्रकार का सर्फेक्टेंट होता है, ये बात लिखी गई है। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज में आप आएंगे न्यूमोसाइट्स। इसमें डायरेक्ट तो नहीं लिखा गया है, लेकिन न्यूमोसाइट्स जो होती हैं ये सर्फेक्टेंट सेक्रीट करते हैं जो कि उसको चिपकने से बचाते हैं, अदरवाइज एम्फाइसीमा हो जाएगा, राइट। चलिए, ये जनरल क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं लिखा है इसके बारे में, फिर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, द एपिथेलियल द पेराइटल प्लूरा विसरल प्लूरा हमने आपको बता दिया, न्यूमोसाइट सेक्रीट ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 123। ये लेसिथिन एज ए सर्फेक्टेंट होता है, तो लेसिथिन जो है सेक्रीशन होता है जिससे लंग एल्वियोलाई का सरफेस टेंशन जो है मेंटेन रहता है और ये आपस में इसकी दीवार चिपकती नहीं है। अगर चिपक गई तो सरफेस एरिया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए घट जाएगी। इस बीमारी का नाम एम्फाइसीमा होता है। आगे क्वेश्चन पूछा है मैंने पेपर में ही, द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड पर 100 ml, ये 20 ml होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, नोट कर लीजिए इसको। कह रहे हैं द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड्स टू द हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन में जो हीम पोर्शन होता है पोरफायरिन का, उससे जुड़े हुए ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। ठीक है, इस प्रकार होता है कि जैसे ये 4 पायरॉल रिंग होते हैं, ये नाइट्रोजन है, इसका नाइट्रोजन ये है, ये नाइट्रोजन है, ये 4 पायरॉल रिंग यहाँ पर होती है ऐसे, और बीच में यहाँ पर आयरन होता है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो जाता है इस आयरन के साथ। तो ये पोर्शन पूरा क्या है, ये आयरन का पोरफायरिन जिसको हम हीम कह रहे हैं, और इसी हीम के आयरन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करती है, इसी हीम के आयरन के साथ ग्लोबिन चेन कंबाइन करती है। दिस वन इज द ग्लोबिन चेन, ये ग्लोबिन चेन है, राइट, ये ग्लोबिन चेन है। बात समझ में आ रही होगी, ये चीज़ है। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर, जी हाँ, ये बात कर रहे थे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड टू द हीमोग्लोबिन एट आयरन ऑफ हीम, बिल्कुल सही है। व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग, क्वेश्चन नंबर 126 में देखेंगे। हालांकि इसमें जो है ऑप्शन नंबर पहला और ऑप्शन नंबर चौथा, ए और डी दोनों सिमिलर हो गए हैं, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन फिर भी आपका आंसर निकल आएगा। ये टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। तो फार्मूले से जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें ऑप्शन बी सही है। व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग, तो आपको मालूम है कि वाइटल कैपेसिटी में, वाइटल कैपेसिटी की अगर हम बात करें
तो इसमें इतने वॉल्यूम होते हैं। एक तो टाइडल वॉल्यूम होता है, IRV होता है और ERV होता है। इसमें केवल कौन नहीं होता है, तो इसमें केवल रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं होता। अब ऑप्शन में आइए, इसमें कह क्या रहा है, TLC माने टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, TLC टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें हम ये तो लिखते हैं TV IRV प्लस ERV और इसी में हम RV जोड़ देते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम, और ERV ये है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इसे कह क्या रहे हैं कि ये टोटल लंग कैपेसिटी है। तो अब इसमें अगर हम इसका जो डिमॉन्स्ट्रेशन है जो दे रहे हैं कि TLC माइनस RV, तो ये टोटल क्या हो गया, ये TLC हो गया। अब इसमें से RV घटा दें तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी के बराबर हो जाएगा। ये वही चीज़ कह रहे हैं। तो TLC माइनस टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल ये हो गई, और इसमें से क्या घटा दें, रेजिडुअल वॉल्यूम, तो हमारा क्या निकल के आएगा, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी ये बन रहा है। अब इसमें कौन नहीं शामिल है, रेसिडुअल वॉल्यूम, और रेसिडुअल वॉल्यूम शामिल कर देंगे तो ये बन जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी बन जाएगी। तो टोटल लंग कैपेसिटी में से रेसिडुअल वॉल्यूम घटा देंगे तो ये आ जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, राइट। अब आइए और क्वेश्चन नंबर 127 पर चलेंगे। द लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी स्पायरोमीटर से नापे जाते हैं, वेल नोन फैक्ट है। फीटल हीमोग्लोबिन, इसकी एफिशिएंसी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होती है। क्यों होता है, क्योंकि बच्चा जो होता है, जो फीटस होता है, वो माँ के यूट्रस में है और उसको ऑक्सीजन की सप्लाई डायरेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि उसका लंग फंक्शनल नहीं होता। ऐसी कंडीशन में अपने माँ के ब्लड से उसको क्या प्राप्त होता है, अपने माँ के ब्लड से उसको ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा होता है। चूँकि ऑक्सीजन की कमी उसके लिए बनी रहती है, इसलिए उसका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को झपटने में ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होती है। इसलिए फीटल हीमोग्लोबिन में जो चेन होती है वो डेल्टा चेन होती है, वहाँ पर बीटा चेन नहीं होती, 2 अल्फा और 2 डेल्टा चेन होती है, राइट। नेक्स्ट आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 129 में कह रहा है कि लैक ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। जी हाँ, अभी इसके पहले हम आपको बता रहे थे कि लेसिथिन का जो सेक्रीशन होता है तो ये पल्मोनरी सर्फेक्टेंट होता है, तो ये एम्फाइसीमा को रोकता है, अदरवाइज एल्वियोलाई की दीवार चिपक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 पे कह रहे हैं कि हाउ मेनी ऑफ दीज कंडीशंस आर इन फेवर ऑफ इंस्पायरेशन प्रोसेस। जी हाँ, इंस्पायरेशन के लिए एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, डायाफ्राम मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और जो IICM है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, वो पैसिव मसल होती है, वो कुछ नहीं करती। ऑप्शन में जाएंगे तो इसमें ए में कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ EICM, इसको ले लेंगे, रिलैक्सेशन होता नहीं है। फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ DPM, इसलिए ऑप्शन डी सही है, ए और सी दोनों सही हैं। व्हाट इज कॉल्ड द हमबर्गर इफेक्ट, इसको क्लोराइड शिफ्ट भी कहा जाता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, मैकेनिज्म में समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 132 में देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। बिल्कुल सही है, किताब उठाएंगे NCERT, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, वो 500 ml होता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो 2500 से 3000 ml होता है, ये सबसे ज़्यादा होता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 होता है, इस तरह से। तो सबसे कम कौन होता है, टाइडल वॉल्यूम। तो इस क्रम में आप अरेंज कर लेंगे। लंग स्टार्ट फ्रॉम, जी हाँ, ब्रोंकस से ही लंग स्टार्ट हो जाता है, लिखा गया है, आप देखेंगे ध्यान से। अगर आप देखिए कि लंग को डिफाइन इन्होंने किया है कहाँ पर, NCERT खोले रहिए, ये पेज नंबर 269 पर आप देखेंगे बेटा, इसमें लिखा गया है, जहाँ एल्वियोलाई बोल्ड में लिखा है, जो ये डायग्राम बना हुआ है, दिस वन, ये जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम के ऊपर वाला पैराग्राफ में यहाँ देखिए, ये एल्वियोलाई बोल्ड में है। इसके आगे का स्टेटमेंट पढ़िए, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग। ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई यानी कि लेफ्ट और राइट ब्रोंकस की बात कर रहा है, तो ब्रोंकस से लेकर के एल्वियोलाई तक सारा लंग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 134 में बात कर रहे हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन, अर्थवर्म में भी होता है, फ्रॉग में भी होता है, लीच में, सभी में होता है, आपको पता है। एसिडिक कंडीशन इन द ब्लड प्लाज्मा काजेज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, आपको मालूम है कि राइट शिफ्टिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्लाज्मा में ज़्यादा होना जरूरी है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना और pH लो होना जरूरी है, और टेम्परेचर बढ़ना जरूरी है। इन तीनों कंडीशन में ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट करने लगता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एसिडिक कंडीशन इन द ब्लड प्लाज्मा कॉजेज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू शिफ्ट टुवर्ड द राइट, आपको बोलेंगे राइट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 136 में कह रहे हैं कि रिडक्शन ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द लंग एल्वियोली फॉर गैस एक्सचेंज ड्यू टू ओवर स्मोकिंग। जी हाँ, ये एम्फाइसीमा है, पढ़ लीजिए आप, किताब में लिखा गया है। रेस्पिरेशन में डिसीज में, जो डिसीज में एम्फाइसीमा देखिए उसमें लिखा गया है साफ साफ, सिगारेट एक्सेस स्मोकिंग से होता है।
अगला करें कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यूज इंक्रीज 3 फोल्ड। अभी हमने आपको बताया था कि सामान्य तौर पर 100 ml ब्लड 5 ml ऑक्सीजन बॉडी टिश्यूज को सप्लाई करता है, लेकिन जब आप व्यायाम ज़्यादा करते हैं तो ये बढ़ करके मात्रा 3 गुना बढ़ जाती है ऑक्सीजन की डिमांड। आगे करें क्वेश्चन नंबर 138 में 138 करें कि पर्सन लिविंग एट हिल्स हैव, ये हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की बात कर रहा है जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, तो वहाँ पर एल्वियोलाई ज़्यादा होंगी, लेस अमाउंट ऑफ रेजिडुअल एयर, जी हाँ लंग्स में रेजिडुअल एयर ज़्यादा नहीं होगा, पूरी तरह से पैल्पेट करेगा लंग ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज हो सके गैस का, और आरबीसी ज़्यादा होगी ताकि ऑक्सीजन की ट्रैपिंग अच्छे से हो सके। तो ये सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 139 में है कि अस्थमा इज रिलेटेड टू द डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग कॉजेज कार्डियक प्रॉब्लम इज, तो रिड्यूसिंग ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट मसल्स। इसके अलावा कह रहे हैं एक्यूमुलेटिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, जब एफिशिएंट ब्रीथिंग नहीं होगी तो आपके ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, तो डी ऑप्शन सही है। इफ़ वी रिमूव द वैगस कनेक्शन, हमेशा ध्यान रखिए कि वैगस जो होता है ये इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। वैगस हार्ट बीट रेट को स्लो डाउन करता है, ब्रीथिंग रेट को स्लो डाउन करता है, ठीक है, लेकिन अगर वैगोटोमी कर दी जाए तो फिर इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहे हैं कि इफ़ वी रिमूव द वैगस कनेक्शन फ्रॉम द लंग्स द ब्रीथिंग रेट डिक्रीज, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया है, वैगोटोमी कर दिया है, वैगस को हटा दिया है, क्योंकि वैगस जो होता है वो कंट्रोल रखता है ब्रीथिंग रेट को, तो आप हाँफने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 141 में है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग शिफ्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टुवर्ड्स, कह रहे हैं कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होता और एनसीईआरटी ने डिफाइन भी नहीं किया है। दरअसल में कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन जो 4 साइटें होती हैं उनमें से एक साइट से ऑक्सीजन को हटाकर उसकी जगह ले लेता है, बाकी 3 साइट पर ऑक्सीजन अपनी जगह पर रहता है, वो हटता नहीं है, इसलिए सैचुरेशन 75% बना रहता है, तो सांस नहीं फूलती है, सांस नहीं फूलेगी तो कर्व शिफ्टिंग की कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अस्थमा कैन बी ट्रीटेड बाई, जी हाँ ब्रांकियोडायलेटर इंजेक्टिंग एड्रेनलिन, बोथ ए एंड बी दोनों सही हैं। ब्रांकियोडायलेशन करा देंगे, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, और एड्रेनलिन का इंजेक्शन, ये दोनों रिलीफ करते हैं। नेक्स्ट, इन विच कंडीशन द कार्डियक आउटपुट विल नॉट इंक्रीज, फीवर, एनीमिया ड्यू टू हाइपोक्सिया, हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म। यहाँ पर अगर आप देखें हाइपरथायराइडिज्म आरबीसी का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, रेट ऑफ ब्रीथिंग फास्ट हो जाता है, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दूसरा ये कह रहे हैं कि हार्ट, ये फीवर, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ने से ब्रीथिंग रेट फास्ट होता है तो ब्लड सप्लाई फास्ट हो जाती है। और एनीमिया ड्यू टू हाइपोक्सिया, अगर हाइपोक्सिया की कंडीशन के कारण एनीमिया हो रहा है तो उस दौरान भी कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, इसलिए बढ़ेगा कि एफिशिएंट सर्कुलेशन ऑक्सीजन का इंश्योर किया जा सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144 में देखेंगे, द स्टिमुलेशन ऑफ द वैगस नर्व काजेज हार्ट अटैक, लो हार्ट बीट रेट, जी हाँ अगर हम वैगस डिस्चार्ज और तेज कर देंगे तो हार्ट बीट रेट बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है वैगस, और निश्चित रूप से ये स्टिमुलेटरी ना होकर के इनहिबिटरी इफेक्ट इसका होता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे और बात करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट सिस्ट, बेटा ज्वाइंट सिस्टोल नहीं हो सकता। आप कार्डियक साइकिल उठा करके पढ़िए सर्कुलेशन में, इसमें साफ साफ है कि आर्ट्रिया अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा तो वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा तो आर्ट्रिया रिलैक्स होगा, दोनों साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, हार्ट फट जाएगा आपका। नेक्स्ट, कह रहे कि मोस्ट अबंडेंट, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 146 में देखेंगे, मोस्ट अबंडेंट सॉल्ट इन ब्लड प्लाज्मा इज, ये सोडियम क्लोराइड होता है, अभी बताया इसके पहले। फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट, आरबीसीज आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल दी सेल्स इन ब्लड, बिल्कुल सही है, आरबीसी की संख्या सभी ब्लड सेल्स में सबसे ज़्यादा होती है। हीमोग्लोबिन इज ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन प्रेजेंट इन आरबीसी साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही है, इसमें हीम और ग्लोबिन होता है, हीम नॉन प्रोटीन होता है और ग्लोबिन प्रोटीन होता है। जब कभी भी किसी प्रोटीन के साथ कोई नॉन प्रोटीन लगा होता है तो हम इसको बोलते हैं कि वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, राइट। इसके बाद आगे देखेंगे, प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द लिम्फ, इट इज़ द फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड, एकदम सही है। इट हैज़ द डिजॉल्व गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स, एकदम सही है। कह रहे हैं कि डज नॉट हैव आरबीसी, बिल्कुल इसमें आरबीसी नहीं होता, बाकी सब पाए जाते हैं, तो सभी सही हैं, डी ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, विच इज़ द मेजर प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन होता है बेटा, ये 4% होता, लिखा चुका हूँ मैं। द स्टेम सेल्स फॉर प्लेटलेट्स आर, ये मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट नहीं लिखे एनसीईआरटी में, लेकिन सब आने लायक है, क्योंकि फिजियोलॉजी में कुछ अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए घबराना नहीं, इनको प्रैक्टिस में रखिए। प्लेटलेट्स हेल्प्स इन, कह रहे हैं कि रिपेयरिंग ऑफ द ब्लड कैपिलरीज एंडोथेलियम, एकदम सही है। क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड वेसल, ये भी सही है।
रिलीज सम काइंड ऑफ केमिकल दैट हेल्प इन कोआगुलेशन, सभी सही हैं, ऑल ऑफ दी अबव सही होगा। क्वेश्चन नंबर 153 में अगर आप देखेंगे द एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज, जी हाँ ये एनसीईआरटी में आपके साफ साफ लिखा गया है जहाँ पर ब्लड कोआगुलेशन दिखाया गया है। आइए बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में जो ब्लड वाला पोर्शन है बेटे उसमें देखो ये है आपका जहाँ कोआगुलेशन ऑफ ब्लड है, पेज नंबर 281 पर आप देखेंगे, पेज नंबर 281 पर यहां पर देखेंगे, यहीं पे कहीं लिखा हुआ है, कह रहा है कि थ्रोम्बिन्स इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इंटरैक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड एज प्रोथ्रोम्बिन, एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर दिस कन्वर्जन। ठीक, तो बिल्कुल ये पेज नंबर 281 पर लिखा गया है, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड वाली हेडिंग में नीचे देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 155 में देखेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन एनिमल्स, आपको पता आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, एकाइनोडर्मेटा सभी में पाया जाता है ये। इन फिश 2 चैम्बर्ड हार्ट फाउंड, एकदम सही है। वेनस हार्ट होता है, वेनस हार्ट ऐसा होता है जिससे होकर के केवल इम्प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है, इसके अंदर से प्योर ब्लड नहीं जाता। बोथ ऑफ दीज, ये दोनों सही हैं। फिर कह रहे हैं कि द डबल सर्कुलेशन इज द फीचर ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स, देखो आपकी एनसीईआरटी के अनुसार हमने इसको सही किया, अदरवाइज डबल सर्कुलेशन रेप्टाइल के, क्रोकोडाइल के केस में इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होता है। ठीक, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, तो इसलिए हम इसको ना लेकर के केवल बर्ड और मैमल ले रहे हैं। कुछ बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया था इस पर, लेकिन ये एनसीईआरटी के हिसाब से एज पर एनसीईआरटी एकदम सही है। ठीक है, रेप्टाइल के बारे में डबल सर्कुलेशन लिखा नहीं कहीं पर, क्वेश्चन आएगा तो चैलेंज हो जाएगा, इसलिए आप बर्ड और मैमल ही केवल लिखिए। फिर बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 158 में, इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट आर्ट्रियम रेसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम। अब बेटा हमेशा ध्यान रखो कि कुछ रेप्टाइल ऐसे होते हैं जो एक्वेटिक होते हैं, जैसे कि सी स्नैक होता है तो उसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, कुछ टर्टिल्स होते हैं उनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, इसलिए तीनों सही होगा। ठीक है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मैंने करेक्शन भी क्लास में कराया था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है, इन तीनों जगह से आएगा, स्किन से भी आएगा, लंग से भी आएगा और गिल से भी आएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 159 में चलेंगे, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन फाउंड इन एम्फीबिया और रेप्टाइल दोनों में होता है। डबल सर्कुलेशन इज फाउंड फॉर दी पर्पज टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड, बिल्कुल सही है कि दोनों के लिए सेपरेट चैम्बर कर देंगे तो प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स नहीं होने पाएगा। दूसरा करें टू जनरेट द हीट एनर्जी टू फुलफिल द नीड ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत क्योंकि मेटाबॉलिक रेट फास्ट होता है, क्योंकि मैमल्स और बर्ड जो होते हैं ये एंडोथर्मिक एनिमल होते हैं, दोनों एंडोथर्मिक एनिमल। ये क्या होते हैं? एंडोथर्मिक एनिमल्स वो होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हीट जनरेट करते हैं, और ये हीट का जनरेशन एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को यूज़ करके होता है। अब जितना ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, जैसे बर्ड में उड़ने का होता है, हम लोगों में बॉडी में वार्म अप करना होता है, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की हमको ज़्यादा ज़रूरत होती है। बर्ड्स में फ्लाइंग के लिए एटीपी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, साथ में बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हीट जनरेट होती है। तो ज़्यादा एटीपी खर्च होना है, ज़्यादा एटीपी पूरा करने के लिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए हमको, इस पर्पज से डबल सर्कुलेशन होता है, इसलिए सभी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 162 पे चलेंगे, द पेरिकार्डियम सराउंडिंग द हार्ट विच इज डबल लेयर मेम्ब्रेन मेडअप ऑफ, ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, कई बार बता चुके हैं। द हार्ट चैम्बर्स आर मेडअप ऑफ विच काइंड ऑफ एपिथेलियम, निश्चित रूप से चैम्बर्स भी वही हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। विच लेयर ऑफ द हार्ट इज इन कॉन्टिन्यूएशन विद द ब्लड कैपिलरी एंडोथेलियम, जी हाँ ये एंडोकार्डियम होता है। जरा ध्यान दीजिए, जब कभी भी हम हार्ट की बात करते हैं ना बेटा, ये है हमारा हार्ट, तो आपको पता है कि इसमें 3 लेयर होती है। पहली लेयर जो सबसे बाहर होती है एपिकार्डियम होता है, इसको हम एपिकार्डियम बोलेंगे। दूसरा होता है बीच में जो लेयर होती है मस्कुलरिस, इसको हम मायोकार्डियम कहते हैं, और इसके सबसे अंदर जो होती है वो एंडोथेलियम होता है, या इसी को एंडोकार्डियम कहते हैं। चूंकि ब्लड कैपिलरी सिंगल लेयर थिक होती है, जब खून की नली यहाँ से निकलेगी तो इस खून की नली में पहले एओर्टा होता है, तो एओर्टा में तीनों पाए जाते हैं। एओर्टा में क्या होगा, ये एओर्टा में तीनों पाए जाते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो जब सबसे फाइन ब्रांच होती है इसकी कैपिलरी, तो उसमें केवल एक ही लेयर हो जाती है, क्योंकि कैपिलरी से एक्सचेंज होना है, बॉडी ऑर्गेन में होती है कैपिलरी, तो यहाँ पर सभी प्रकार के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो होते हैं वो ब्लड कैपिलरी के थ्रू होते हैं। तो अगर इसकी दीवार बहुत मोटी होगी तो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए केवल सिंगल लेयर थिक होती है, और ये केवल इसका एंडोकार्डियम होता है बेटे, जो कि कैपिलरी के अंदर कंटिन्यू रहता है। राइट, ये है कहानी इसकी। चलेंगे और बात करेंगे अब हम
क्वेश्चन नंबर 165 में आप देखेंगे द वॉल ऑफ द आर्ट्रियम इज थिन इन कंपेरिजन टू द वेंट्रिकुलर वॉल, इट इज़ बिकॉज ऑफ, इसमें बोथ ए एंड बी दोनों सही हैं। इसका ही कारण है कि आर्ट्रियम लो प्रेशर चैम्बर होता है तो इसकी दीवार पतली होती है, और वेंट्रिकल हाई प्रेशर चैम्बर होता है तो इसकी दीवार मोटी होती है, तो दोनों सही होगा। बात करेंगे 166 में द रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्स, बिल्कुल साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा गया है, जहाँ कार्डियक साइकिल आप पढ़ेंगे उसमें 75 टाइम्स पर मिनट जो है इम्पल्स डिस्चार्ज होता है। फिर बात करेंगे द ह्यूमन हार्ट अलॉन्ग विद अदर वर्टिब्रेट हार्ट, ये मायोजेनिक होता है, यानी कि इम्पल्स जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए है वो स्पेशल मस्कुलर नोडल टिश्यू से डिस्चार्ज होता है। आपको याद आया होगा, जरा देखेंगे कि ब्लड में जो कंडक्टिंग सिस्टम है ना, हार्ट के स्ट्रक्चर में, और बेटा हार्ट के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, ये देखिए ये 70 to 75 पर मिनट जो है ये डिस्चार्ज दिखा रहा है इम्पल्स का, पेज नंबर 284 पर। जब कार्डियक साइकिल को कंफर्म मानते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होता है तो 75 मानते हैं, ठीक है। कार्डियक साइकिल की बात कर रहा है इसमें, ये क्वेश्चन कौन सा था, हाँ कह रहे थे ह्यूमन हार्ट अलॉन्ग विद अदर वर्टिब्रेट हार्ट, ये मायोजेनिक होता है क्योंकि स्पेशल मस्कुलर नोडल टिश्यूज होते हैं। इसी में लिखा गया है, ऐसे नोट देखिए, SAN लिखा है ना पेज नंबर 284 पर, कार्डियक साइकिल के ऊपर 3-4 लाइन ऊपर पढ़िए आप, SAN ये स्पेशल मस्कुलर नोडल टिश्यू होता है, ठीक है। सिनोआर्ट्रियल नोड भी इसको कहते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 168, बैगोटॉमी, टॉमी मीन्स होता है काट देना, बैगो मीन्स होता है वेगस, वेगस नर्व को काट देंगे तो एक्साइटेटरी एक्शन शुरू हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में हार्ट बीट रेट को बढ़ा देगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 169, द कार्डियक आउटपुट इज बेस्ट इन स्पोर्ट पर्सन में होता है, साफ साफ लिखा गया है COP, कहाँ पढ़ेंगे, ये पेज नंबर 285 पर आप देखेंगे कार्डियक आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हाइयर देन दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, पेज नंबर 285 पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो लिखा गया उसके ऊपर वाले पैराग्राफ के जस्ट ऊपर 2 लाइन पढ़िए आप, तो ये क्लियर है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये क्वेश्चन पे आएंगे। पाइपलरी मसल्स ये हार्ट में होती हैं। लेफ्ट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व इज, आपको पता है कि लेफ्ट वाला बाइकस्पिड होता है, इसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 172 में, व्हेन द कार्डियक साइकिल स्टार्ट्स ऑल दी 4 चैम्बर्स आर ऑफ द हार्ट आर इन रिलैक्स्ड स्टेट। देखिए कार्डियक साइकिल जहां लिखी गई है पेज नंबर 284 पर, हाउ डज द हार्ट फंक्शंस, लेट अस टेक अ लुक। टू बिगिन विद ऑल दी 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर इन रिलैक्स्ड स्टेट, जब भी कार्डियक साइकिल स्टार्ट होती है तो चारों चैम्बर रिलैक्स स्टेट में होते हैं, राइट। नेक्स्ट, फिर इसके बाद बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 173 में, द आर्ट्रियल सिस्टोल कॉजेज, ये 30% इंक्रीज कर देता है डिस्चार्ज, साफ साफ लिखा गया है इसमें, देखेंगे कार्डियक साइकिल वाले पोर्शन में ही कि आर्ट्रियल सिस्टोल दिस इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%, बिल्कुल साफ लाइन लिखी गई है इसमें, आप देखेंगे कार्डियक साइकिल में। फिर इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 174 में, द फर्स्ट साउंड ऑफ द हार्ट, ये क्लोजर होता है AB वाल्व का, कोई भी वाल्व जब बंद होता है साउंड तभी आता है, तो AB वाल्व जब बंद होता है तो पहला साउंड आता है। P वेव्स, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में साफ साफ लिखे गए हैं। P वेव्स देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये पेज नंबर देखेंगे, पेज नंबर 286 पर है ना, देखिए ये लिखा गया है, द P वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्ट्रिया, राइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड प्रेशर इज अंडर द रेगुलेशन ऑफ, ये किडनी, एडिनल हार्मोन और मेडुला, ये तीनों से होता है। एडिनल हार्मोन, एडिनल कार्टेक्स से निकलने वाला एल्डोस्टेरोन, किडनी का भी रोल है इसमें ब्लड प्रेशर में, और मेडुला, इन तीनों से ये गवर्न होता है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। द थिकनेस ऑफ द वॉल इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, ये आपका डायग्राम किताब में बना हुआ है पेज नंबर 287 पर, तो कैपिलरी भी देख लीजिए, आर्टरी भी देख लीजिए, वेन, उसके हिसाब से आप अरेंज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 178 में देखेंगे, लेफ्ट आर्ट्रियम रेसीव द प्योर ब्लड फ्रॉम लंग थ्रू पल्मोनरी वेन। अगला है 179 कि व्हेन द हार्ट मसल्स गेट डैमेज सडनली ड्यू टू, ये आपका हार्ट फेलियर होता है। पीछे आप जो बीमारी जो हार्ट की लिखी गई है इसमें आप देखेंगे पेज नंबर 288 पे आप देखेंगे हार्ट फेलियर में नीचे लिखा है, हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, और ये हार्ट अटैक व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय एन इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड। और क्वेश्चन नंबर 180 जो लास्ट क्वेश्चन है, करें द सिम्टम्स ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अपेयरिंग, ये एंजाइना पेक्टोरिस है, जी हाँ, एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में एंजाइना वाली हेडिंग में लिखा गया है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एंजाइना पेक्टोरिस, ए सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन, साफ साफ पेज नंबर 288 पर।
इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व करा लिया है। यू कैन हैव दिस माई वीडियो लेक्चर एंड एन्जॉय दिस। आपको लगेगा कि ये इंटरेक्टिव जो टेस्ट सीरीज़ है ये काफ़ी आपको एन्जॉयबल है और बहुत ही काम की है। बेटा इसमें जितने भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं ये सब हमारे सेल्फ मेड हैं, अपनी रातों की नींद हराम करके बैठकर क्वेश्चन पेपर फ्रेम कर रहे हैं। ये मार्केट के नहीं, इम्पोर्टेड नहीं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ये 22 टेस्ट जो होंगे ना, ये आपको सीधे वहाँ पहुँचा देंगे टॉप रैंक पर। बीके सिंह पर विश्वास करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, जो नहीं किए अपने मित्रों को भी बताओ कि वो आएँ। ये 22 टेस्ट जिन्होंने कर लिया उनका बेड़ा पार हो जाएगा। जी हाँ, ऐलान करता हूँ गोरखपुर की धरती से। ठीक है बेटे, सबको बताओ टेस्ट सीरीज डॉक्टर बीके सिंह ई कंटेंट प्रोवाइडर क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर और सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, मैं आपके काम आ जाऊँ, पहले भी पढ़ाया था, इस समय काम आ जाऊँ, बहुत अच्छी बात है। आपसे थोड़ा था दूरी बन गई थी बीच में 2 सालों में, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि हम आपके बीच बने रहें। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ पढ़ाई लिखाई वाली बात करके, टेस्ट सीरीज सॉल्व कराकर, क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करके, ठीक है, एंजॉय करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।